शुरुआत इस वक्त की अहम खबर के साथ। महाराष्ट्र असेंबली में कंगना रनावत का मुद्दा उठा है। रियासती वज़ीर दाखिला अनिल देशमुख ने कंगना के बयान की मजम्मत की, साथ ही कहा कि दूसरी रियासत से आकर एक अदाकारा मुंबई आकर दौलत और शोहरत कमाती है, यहाँ के अवाम की तज़हीक और तजलील करती है। महाराष्ट्र के अवाम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। कंगना रुनावत जो है उसके ताल्लुकात या संबंध जो भी है, शेखर सुमन का जो लड़का है अध्ययन सुमन, इनकी दोस्ती थी। और अध्ययन सुमन ने डीएनए के एक इंटरव्यू को जो इंटरव्यू दिया उसमें उसने बताया कि कंगना रुनावत ये ड्रग लेती है और उसी प्रकार मुझे भी उन्होंने कई बार जबरन ड्रग देने की कोशिश किया। इस प्रकार का निवेदन दोनों विधायक ने हमको दिया। इस बार की पूरी डिटेल हमारी मुंबई पुलिस चौकसी करेंगी। इस प्रकार का निवेदन आज विधानसभा में मैंने किया। कंगना रनावत और इसने क्या कह दिया कि मैंने फिल्म लाइन में इस्लामिक वर्चस्व को खत्म कर दिया। बेशरम कहीं की इस्लामिक बात करती है तू, इस्लाम के बारे में बात कर रही हो। फिल्म लाइन से इस्लाम का क्या लेना देना है? अगर तुम कहती खान ब्रदर तो मैं कुछ नहीं बोलता, तुमने इस्लामिक वर्चस्व की बात किया है। मैं मांग करता हूं मुख्यमंत्री गृह मंत्री से, ऐसे लोगों को महाराष्ट्र की सरजमीन पर रहने का कोई हक नहीं है। कार्रवाई कीजिए उसके ऊपर। हमारे मुख्यमंत्री के बारे में, हमारे महाराष्ट्र के बारे में ये गलत बातें करते हैं। वो लोग जो रोजी रोटी यहां कमाते हैं, वो लोग इस तरह की बात करेंगे, हमारे जैसे लोग कभी उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। ड्रग्स मामले में एनसीबी की जांच का सिलसिला लगातार जारी है। रिया चक्रवर्ती से पूछताछ भी की जा रही है और इस बीच एनसीबी के जरिए तश्कील दी गई एसआईटी ने एक फहरिस्त मुरतब की है। जराये के मुताबिक इस फहरिस्त में बॉलीवुड के 25 फनकारों के नाम शामिल हैं, जिन्हें टीम जल्द ही समन कर सकती है। और चलिए सीधे रुख करेंगे मुंबई का। हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद हैं हमारे साथी अमित राय। अमित, लगातार हम देख रहे हैं कि एक तो कंगना रनावत वाला जो मामला है वो अब असेंबली में भी लगातार सुनाई दे रहा है, और दूसरी बात आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ड्रग्स मामले में भी एनसीबी ने अपनी जांच का सिलसिला वो बढ़ा दिया है। तफसीलात देखिए, ड्रग्स केस में एनसीबी ने बड़ा एक्शन लिया है। सूत्रों के मुताबिक एनसीबी ने एक डोजियर तैयार किया है, इसमें 25 बॉलीवुड कलाकारों के नाम शामिल है। इस डोजियर को एनसीबी एसआईटी ने तैयार किया। लिस्ट में सेलेब्स के नाम जो हैं ए, बी और सी कैटेगरी में डाले गए हैं। जल्द एनसीबी इन बॉलीवुड कलाकारों को समन करेगी। ये लिस्ट जो है वो रिया और शौविक, इनसे जो है पूछताछ में जो है और ड्रग पेडलर्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की जांच के बाद तैयार की गई है। और ये लिस्ट एनसीबी के टॉप बॉसेस को भी दिखा दी गई है। और रिया ने उन बॉलीवुड पार्टियों के भी नाम दिए हैं जहां ड्रग्स ली जाती थी। एनसीबी सुशांत के को स्टार्स और एक्टर को भी समन करेगा। ये हो गई एनसीबी की कार्रवाई। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं जिस तरह से निंदा प्रस्ताव लाया गया, हर तरफ जो है कंगना रनावत के बयान की जो है वो भर्त्सना की जा रही है। महाविकास अघाड़ी की सरकार ये कह रहे हैं कि जिस तरह से अध्ययन सुमन, जो शेखर सुमन के लड़के हैं, उन्होंने एक अखबार को इंटरव्यू में ये बताया कि कंगना भी ड्रग्स लेती थी और उन्हें भी ड्रग्स लेने के लिए जबरदस्ती प्रेरित करती थी। तो इस पूरे मामले की जांच के आदेश जो है गृह मंत्री ने दे दिए हैं। और कंगना रनावत के खिलाफ जो है निंदा प्रस्ताव जो है वो विधानसभा और विधान परिषद दोनों जगह लाया गया। और विधानसभा स्पीकर से जो है इस पूरे मामले में कार्रवाई करने के जो निर्णय है वो लेने की गुजारिश की गई है। अमित, जिस तरह से लगातार हम बात करें कि एनसीबी की जो जांच का सिलसिला है वो आगे बढ़ता जा रहा है और बाकायदा इस सिलसिले में एक एसआईटी भी तश्कील दी गई है, यानी अब मामला जो है वो 2 या 3 या 1 लोगों के बीच में नहीं है, बल्कि अब ये लिस्ट, ये फहरिस्त लंबी होती जा रही है जिनसे जांच के लिए, पूछताछ के लिए आगे कार्रवाई हो सकती है।
देखिए निश्चित तौर पर जिस तरह से मोबाइल, लैपटॉप और जो हार्ड डिस्क या जो दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मिले थे उसमें जो है खंगालने के बाद बहुत सारी जानकारियां जो है एनसीबी को हाथ लगी। इसमें रिया के साथ कुछ ड्रग पेडलर्स के फोटो की भी जानकारी आ रही है, कुछ बॉलीवुड सितारों के, अभिनेता अभिनेत्रियों के भी फोटो सामने आ रहे हैं और खुद रिया शौविक ने पूछताछ में बताया है कि आखिरकार कौन कौन से लोग ड्रग्स लेते, कहाँ कहाँ ड्रग्स की पार्टियां जो होती है। तो निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि एनसीबी जो है आगे चलकर और भी बड़े लोगों पे जो है हाथ डाल सकती है, उन्हें अरेस्ट कर सकती है, उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ भी कर सकती है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि शायद आज शाम तक रिया की गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि चैट से लेकर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस और जो लोग अभी गिरफ्तार इस पूरे मामले में उनकी गवाही जो है रिया के खिलाफ नजर आ रही है। शायद जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि शाम तक रिया की गिरफ्तारी भी हो सकती है। जी अमित, आखिरी सवाल, क्या रिया से अभी भी पूछताछ जारी है? सुबह से हम लगातार इस खबर के मुतालिक तमाम तर अपडेट हासिल कर रहे हैं, अभी की आप ताज़ा जानकारी। देखिए निश्चित तौर पे रिया चक्रवर्ती से पूछताछ जारी है। सूत्र हमारे ये भी बता रहे हैं कि सैमुअल मिरांडा और दीपेश और जो शौविक है उनसे आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जा रही है, लेकिन बार बार वो ये कह रहे हैं ड्रग्स उन्होंने जरूर मंगाया हुआ है, लेकिन वो ड्रग्स सुशांत से मंगाया हुआ था। हालांकि उन्होंने ये भी कबूला की जैद और बासित परिहार जो ड्रग्स पेडलर उन्हें जानते थे, बासित शौविक के घर आता जाता था, 5 बार बासित से मुलाकात भी हुई है, लेकिन अभी तक उन्होंने ड्रग्स लेने की बात जो है नहीं कबूली। उन्होंने ये कहा कि मैं सिर्फ सिगरेट पीती थी कभी कभी और ड्रिंक करती थी, लेकिन अब एनसीबी ये पता लगाने में जुटी है कि वो सिगरेट किस तरह की थी, क्या वो सिर्फ तंबाकू वाली सिगरेट थी या उसमें ड्रग्स था या गांजे की सिगरेट बनाई गई थी। तो इस तरह की जानकारी भी जो लगातार जो एनसीबी निकालने में जुटी पड़ी है। जी, और दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं कि कंगना के मामले पर जो पॉलिटिक्स है, सियासत है, वो अब बेहद गर्मा गई है और ये भी खबरें आ रही थी कि 9 तारीख को कंगना जो है वो मुंबई आने की बात भी कह चुकी है, यानी कहीं ना कहीं मामला बेहद गर्मा गया है। देखिए निश्चित तौर पर आज विधानसभा में हम वही देख रहे हैं कि लगातार उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाना, ड्रग्स केस में उनकी इंक्वायरी के गृह मंत्री द्वारा आदेश दे देना, उनकी जो उनका ऑफिस था वहां पे बीएमसी अधिकारियों द्वारा एक जाके नोटिस चिपका देना और 24 घंटे में जवाब मांगना, ये सारी चीजें निश्चित तौर पे ये बता रही हैं कि ये कंगना वर्सेस महाविकास आघाड़ी सरकार कि जो ये तूतू में चल रही है उसी का नतीजा है कि इस तरह की त्वरित कार्रवाई जो है कंगना में हो रही है। निश्चित तौर पे जो है कल कंगना जो आने वाली है वो निकल चुकी है अपने घर से, बाय रोड वो चंडीगढ़ जा रही है, उसके बाद वो मुंबई आएंगी। तो कल का माहौल शायद जो है बहुत गहमा गहमी का हो सकता है। अब देखना ये होगा किस तरह से सुशांत रणनीति बनाई और किस तरह से जिस तरह से गृह मंत्रालय ने उन्हें सुरक्षा प्रदान की है, कंगना किस तरह से मुंबई में आती है और क्या कुछ कल जो है देखने को मिलता है। जी अमित, बेहद शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे तमाम तर तफसीली जानकारी के लिए। और जिस तरह से नाज़रीन हमारे साथी अमित बता रहे थे कि कंगना जो है वो घर से निकल चुकी हैं और इस वक्त की बड़ी खबर कि मनाली से जो कंगना है वो अपने घर से निकल चुकी हैं, चंडीगढ़ के लिए कंगना रवाना हो चुकी हैं। चंडीगढ़ जाने से पहले मंडी में अपने घर जाएंगी कंगना रनावत। जिस तरह से लगातार हम बात कर रहे थे अब हमारे साथी अमित से कि कल का दिन जो है वो मुंबई के लिए खासा अहम रहने वाला है, क्योंकि जो जिस तरह से टकराव हम लगातार देख रहे हैं उसकी गूंज अब महाराष्ट्र असेंबली में भी सुनाई दी। और इस सब के बीच सबसे अहम खबर यही है कि मनाली से बॉलीवुड अदाकारा कंगना रनावत अपने घर से निकल चुकी हैं। चंडीगढ़ के लिए कंगना रवाना हुई हैं और चंडीगढ़ जाने से पहले मंडी में अपने घर जाएंगी। एलएसी पर चीन ने हिंदुस्तानी फौज पर फायरिंग का इल्ज़ाम लगाया है, जिसके जवाब में हिंदुस्तानी फौज ने एक बयान जारी किया जिसमें कहा गया कि हिंदुस्तान ने एलएसी पर कोई फायरिंग नहीं की है। हालांकि चीन ने कई राउंड हवाई फायरिंग करके उकसाने की कोशिश की थी, लेकिन हिंदुस्तानी फौज ने सब्र से काम लिया। वज़ारत दिफा का कहना है कि चीन का दावा गुमराहकुन है। वहीं हिंदुस्तानी फौज ने काफ़ी बालिगुल नज़री और जिम्मेदाराना रवैये का मुजाहरा किया। हिंद चीन कशीदगी के दरमियान वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर आज रूस दौरे पर रवाना हो चुके हैं। वज़ीर ख़ारजा शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत करेंगे। मॉस्को में वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर अपने चीनी हम मनसब से मुलाकात करेंगे। वज़ारत ख़ारजा ने इसकी तस्दीक कर दी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि उनकी पार्टी ने कभी भी फ़िरक़ेवाराना सियासत नहीं की है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी और आरएसएस ही फ़िरक़ाबंदी की सियासत करते हैं। बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी राम माधव की जानिब से एक न्यूज़पेपर में
गुपकार एलामिया पर आर्टिकल में किए गए तबसरे पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। राम माधव ने अपने आर्टिकल में तबसरा किया कि मुबैना तौर पर गुपकार रहनुमा रियासत की सियासत में इस्लाम से जुड़ी बातें शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और दीगर एनसी लीडरों ने मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को उनकी बरसी पर खराज अकीदत पेश किया। एनसी लीडरों और वर्करों के एक ग्रुप ने मरहूम लीडर को नसीम बाग श्रीनगर में खराज अकीदत पेश किया। अच्छा, कॉन्फ्रेंस में कभी भी मजहब के नाम पे सियासत नहीं चला, कभी नहीं। हमारी हिस्ट्री है। और शेर कश्मीर का नारा क्या था? शेर कश्मीर का क्या इरशाद? हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद था। और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से नेशनल कॉन्फ्रेंस बनाई क्योंकि वो जानते थे कि सभी इसमें इन्वॉल्व हैं। इसमें गुर्बत में, मुसीबत में हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, बौद्ध भी है, ईसाई भी है। तो फिर आज हम कैसे कम्युनल हो गए? अगर कोई भी शख्स कम्युनल पॉलिटिक्स आजकल खेल रहा है तो बीजेपी खेल रही है, आरएसएस खेल रही है। ये तो आपको पूरा पता है। हमने कभी ये खेल नहीं खेला और वो खेल रहा है और उस खेल में वो डूब जाए। दिल्ली के त्रिलोकपुरी के रहने वाले आफ्ताब आलम की हुजूमी तशद्दुद से मौत का मामला सामने आया। आफ्ताब आलम ड्राइविंग का काम करते थे। आफ्ताब के बेटे साबिर आफ्ताब ने बताया कि बुलंदशहर से दिल्ली आते वक्त 4 लोगों ने उनसे लिफ्ट मांगी थी, जिन्होंने आफ्ताब से जबरन जय श्री राम के नारे लगाने को कहा। बाद में पुलिस को आफ्ताब की लाश गाड़ी के साथ मिली। अभी तक इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, जबकि ये पूरा मामला 2 दिन पहले का है। पिछले 2 दिनों के मुकाबले में आज मुल्क में कोरोना के नए मामलों में कमी दर्ज की गई। वजारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद के जरिए जारी किए गए आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 75,809 नए मामलों की तस्दीक हुई। इस तरह मुल्क में कोरोना मुतासरीन की मजमूई तादाद 42,80,423 हो गई है। उनमें 8,83,697 एक्टिव मामले हैं, जबकि 33,23,951 अफराद कोरोना को मात दे चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 1133 मरीजों की मौत हुई है। इस तरह अब तक 72,717 अफराद कोरोना का शिकार हो चुके हैं। उधर ICMR के मुताबिक मुल्क भर में पिछले 24 घंटों में तकरीबन 11 लाख टेस्ट किए। रांची के डोरंडा में वाक़ हज़रत कुतुबुद्दीन शाह रसालदार रहमतुल्लाह की दरगाह को खोलने का मुतालबा शुरू हो गया है। मुजावर और दरगाह इंतज़ामिया का कहना है कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह के अलावा दीगर दरगाहों को ज़ियारत के लिए खोल दिया गया है, लेकिन झारखंड में अभी तक पाबंदी आयद है। वाज़ह है कि कोरोना की वजह से झारखंड में 30 सितंबर तक लॉकडाउन में तोसी की गई है। बाबा दरगाह ये झारखंड के कुतुब है। यहाँ पूरे हर जगह से लोग यहाँ आते हैं, अलग स्टेट से भी लोग यहाँ आते हैं। और जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से यहाँ तो कोई आना जाना किसी का है ही नहीं है। खादिम जो यहाँ रहते हैं उनके लिए भी कुछ इनकम का जरिया नहीं बना है, और भी बहुत सारा काम यहाँ ही हो गया, कोई आमदनी का जरिया यहाँ नहीं है। हम लोग देखें कि निज़ामुद्दीन औलिया में भी लोग आ रहे हैं डिस्टेंस के साथ, ज़ियारत कर रहे हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि यहाँ भी ज़ियारत लोग करें डिस्टेंस के साथ। हमारा ये विनती है और हमारा ये गुजारिश है कि झारखंड का भी ये दरबार बहुत बड़ा दरबार है। यहाँ लोग हर तरफ से आते हैं पूरे झारखंड के, इसलिए हम लोग को भी खुलने का इजाज़त मिल जाए ताकि ज़ायरीन अपना आकर के श्रद्धालु अपना मन का मुराद पावे और अपना दुआ करे, यही चाहते हैं। कोरोना वायरस से पैदा शुदा सूरत हाल से ज़िंदगी का तकरीबन हर शोबा बेहद मुतासर हुआ है। आर्ट और आर्टिस्ट भी कोविड-19 की वजह से बेहद मुतासर हैं। इन फनकारों के लिए अब फाकाकशी जैसी सूरत हाल तक पैदा हो गई है। आपको दिखाते हैं जम्मू से राजेंद्र तिक्कू की ये खास रिपोर्ट। जम्मू में इल्मी, अदबी, सकाफती, फनकारी व दीगर सरगर्मियों का मरकज़ रहने वाला अभिनव थिएटर कई माह से वीरान नज़र आ रहा है। कई कौमी और बैनुल-अक़वामी फेस्टिवल्स और दीगर तक़रीबात का शाहिद रहे इस थिएटर में अब ये खामोशी ही सब कुछ बयान कर रही है।
कोविड-19 की वजह से फन और फनकार काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। तमाम तरह की तकरीबात बंद होने की वजह से फनकार जज्बाती और माशी तौर पर बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इनके लिए अब रोज़मर्रा की ज़रूरियात पूरी करना भी मुश्किल हो रहा है। कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से परफॉर्मिंग आर्ट्स में दुनिया भर में बहुत गहरा असर पड़ा है, बहुत एडवर्स इम्पैक्ट हुआ है। बहुत सारे ऐसे वेस्टर्न थिएटर हैं जो बहुत पॉपुलर थिएटर हैं वेस्टर्न, उन्होंने ऑनलाइन टिकटेड शोज़ किए ऑनलाइन, और लोगों ने टिकट देख के एक पर्टिकुलर टाइम पे वो शोज़ देखे। जम्मू कश्मीर में अभी तक यहाँ पे हम उस झटके से उबर ही नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे भी डिवाइस किए जा सकते थे कुछ मैकेनिज़म्स की लाइव परफॉर्मेंसेस की जा सकती थी। अभिनव थिएटर में अभी अगर वहाँ पे 800 सीटिंग कैपेसिटी है तो वहाँ पे 200 आदमियों के लिए शो किया जा सकता है। 2-2 सीट छोड़ के एक आदमी बैठता। वो तब हो पाता जब यहाँ पे एक फुल फ्लेज सेक्रेटरी होता J&K कल्चर अकेडमी में। हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि वर्ल्ड पे इसका असर हुआ है। सबसे ज़्यादा जो बेचारे जिनका फिक्र करना चाहिए था वो थे हमारे फोक आर्टिस्ट। वो फोक आर्टिस्ट जम्मू से हों, वो फोक आर्टिस्ट कश्मीर के हों, वो फोक आर्टिस्ट रजौरी पुंछ के हों, ट्राइब आर्ट्स जो हैं वो उनकी कुछ लिमिटेशंस हैं बेचारों की। उनको कुछ 1300-1400 रुपये मिलते हैं, लेकिन उनके भी ये प्रोग्राम बंद हो गए, उनका तो सहारा ही बिल्कुल बंद हो गया। ये वेबिनार वगैरह ये जो चालू हुए, कुछ जो यंग लोग हैं उन्होंने वाकई इसका जो सोशल मीडिया का सहारा लेके जो आर्टिस्टों को एक वेंटिलेटर पे रख दिया कि चलो सांस लेने के काबिल हो गए। फनकारों का कहना है कि लॉकडाउन के बाद उनकी बहबूदी और कामकाज के लिए गाइडलाइन के तहत कुछ इक़दाम किए जा सकते थे, मगर ऐसा नहीं हुआ है। मुख्तलिफ आर्टिस्ट और परफॉर्मिंग आर्ट से जुड़े ये लोग मौजूदा हालात की वजह से काफ़ी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के इन फनकारों की मांग है कि हुकूमत इनके लिए एक मजबूत पॉलिसी लेकर सामने आए ताकि फ़न और फनकारों को बचाया जा सके। मुझे लगता है कि सरकार ने जिस तरह से हर सेगमेंट, हर फ्रेटर्निटी के लिए कुछ ना कुछ सोचा है, उनके लिए आगे आए हैं, कुछ पॉलिसीज़ लेके आए हैं उनके लिए। तो हमारे सेगमेंट के लिए, हमारी फ्रेटर्निटी के केस में मुझे लगता है कि सरकार कहीं ना कहीं चूक गई and it has failed to provide some kind of a relief to the artist fraternity। 2 महीने 3 महीने की रेस्ट्रिक्शन के बाद कुछ भी हमें एक आशा की किरण दिखाई देती कि हाँ अब ये पॉलिसी है, गवर्नमेंट ने हमारे लिए ये सोचा है, सरकार ये लेकर आई है हमारे लिए नया, कि राहत भी लेकर आई है और नए काम का तरीका भी ढूंढ कर ले आई हैं, तो शायद कुछ उम्मीद नज़र आती। बट आई एम सॉरी टू से फ़िलहाल मुझे तो एज एन आर्टिस्ट इस तरह की कोई उम्मीद की किरण नज़र नहीं। ज़रूरत इस बात की है कि फ़न और फनकारों को मौजूदा सूरत हाल से बाहर निकालने के लिए हुकूमत और दीगर मुताल्लिक़ीन ज़रूरी इक़दाम करें और इस सिलसिले में एक पॉलिसी मुरतब की जाए। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए राइंदर तिक्कू की रिपोर्ट। तेलंगाना कानून साज असम्बली में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म PV नरसिम्हा राव को भारत रत्न देने का मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा करते हुए एक करारदाद मंजूर की गई। तेलंगाना के वज़ीर आला KCR ने ऐवान में करारदाद पेश की। उन्होंने मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला, मरकज़ी वज़ीर और फिर वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर नरसिम्हा राव की मुल्क के लिए खिदमत को याद किया और कहा कि नरसिम्हा राव ने माशी इस्लाहात नाफिज किए जिससे हिंदुस्तान को तेज़ तर तरक्की के लिए पेशकदमी में मदद मिली। उन्होंने ये भी कहा कि नरसिम्हा राव ने सरमायाकारी के लिए हिंदुस्तान को आलमी मरकज़ के तौर पर फ़रोग़ दिया था। वज़ीर आला KCR ने हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी को PV सेंट्रल यूनिवर्सिटी का नाम देने के लिए असम्बली में एक करारदाद भी पेश की। TRS सरबराह की तजवीज़ को कांग्रेस के फ्लोर लीडर M भट्टी विक्रमार्का, BJP रुकन असम्बली राजा सिंह की हिमायत हासिल रही। स्पीकर ने करारदाद मंजूर होने का ऐलान किया। एक असिस्टेंट पुलिस सब इंस्पेक्टर ने खुद को गोली मारकर मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली है। ये वाक़या जालना ज़िले के SP ऑफिस के अहाते में पेश आया। बताया जाता है कि जालना के SP ऑफिस हेडक्वार्टर में तैनात असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर सुभाष गायकवाड़ आज सुबह अपनी बंदूक जमा करवाने SP ऑफिस के असलहा खाने पहुंचे। कुछ देर बाद असलहा खाने के अक़बी हिस्से में गोली चलने की आवाज़ आई। जब पुलिस एहलकारों ने वहां जाकर देखा तो ASI गायकवाड़ मुर्दा हालत में मिले। SP ऑफिस में मौजूद पुलिस एहलकारों का कहना है कि गायकवाड़ ने
खुद की बंदूक से खुदकुशी कर ली। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस सुप्रिटेंडेंट एस चैतन्य और दीगर आला अफसरान जाए वक़्त पर पहुँचे, हालात का जायज़ा लिया। एएसआई गायकवाड़ ने खुदकुशी क्यों की, इसकी वजूहात का फौरी इल्म नहीं हो सका है। पुलिस तफ्तीश में मसरूफ़ है। आज सुबह 9 बजे के दरमियान हमारे मुख्यालय में काम करने वाले हमारे कर्मचारी एएसआई सुभाष गायकवाड़, उन्होंने अपना सर्विस पिस्टल यूज़ करके खुद को गोली मार के लिया है। इसके वजह से उनकी दुखद निधन हुआ है। इसके बारे में ये किसके वजह से हुआ, क्या इसकी कारण थी, इसकी शोध करने के लिए हमारे पास चौकसी चालू है और इसकी प्रॉपर चौकसी होने के लिए हमने इस चौकसी स्थानीय पुलिस शाखा के पास दिया है। इस वक्त की बेहद अहम खबर, मुल्क की सलामती पर सीसीएस की अहम मीटिंग, काबीना कमेटी बराए सलामती की अहम मीटिंग, हिंद चीन सरहद पर जारी कशीदगी के पेश नज़र ये अहम मीटिंग। तो बेहद अहम खबर, मुल्क की सलामती पर सीसीएस की अहम मीटिंग, काबीना कमेटी बराए सलामती की अहम मीटिंग, हिंद चीन सरहद पर जारी कशीदगी के पेश नज़र ये अहम मीटिंग। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली से हमारे नुमाइंदे अनूप गुप्ता। अनूप, काफ़ी अहम इस मीटिंग को हम मान सकते हैं जिस तरह के हालात अभी नज़र आ रहे हैं, आपसे तफसीलात चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए आज 6 बजे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में, और उससे ठीक पहले सीसीएस की बैठक होगी, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी बैठक होगी। ये काफी महत्वपूर्ण कहा जा सकता है क्योंकि जिस तरीके से भारत और चीन के बॉर्डर पे जिस तरह से तनाव सामने देखने को मिल रहा है और जिस तरीके से स्टैंड ऑफ सामने आया है, और आपको बता दूं कि आम तौर पर जो कैबिनेट की बैठक है वो मंगलवार को नहीं होती है, और आज बहुत दिनों के बाद ऐसा देखने को मिल रहा है कि ये मंगलवार को ये महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। काफी कह सकते हैं कि अहम ये बैठक होगी। देखना होगा कि इस बैठक के बाद, हालांकि सीसीएस की बैठक की पूरी जानकारी नहीं मिल पाती है, लेकिन इस तनाव के माहौल पर अगर सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक हो रही है तो इसको काफी महत्वपूर्ण कहा जा सकता है, और उसको सीधे तौर पर जो भारत और चीन के बीच एक तनाव उत्पन्न हो गया है उसके नजरिए से देखा जा सकता है। जी अनूप, तो लगातार इस अहम खबर पर हमारी भी नज़र बनी रहेगी, और क्या कुछ आगे इसमें निकल कर सामने आता है उससे भी हम अपने तमाम नाज़रीन को रूबरू करवाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अनूप आपका तमाम तर जानकारी के लिए। एक और अहम खबर, हिंद चीन सरहद पर कशीदगी के मामले से ही जुड़ी हुई। लगातार हम आपको इस पर अपडेट दे रहे हैं। एलएसी पर चीनी फौज की इश्तियाल अंगेजी जारी है। ताज़ा कशीदगी के बाद चीनी फौज न्यूज़ सरहद के करीब है, और इतलात के मुताबिक चीनी फौजी कशीदगी के मुकाम पर मौजूद है। 30 से 40 इनकी तादाद बताई जा रही है। चोसुल के करीब मुखपरी पहाड़ पर मौजूद हैं ये चीनी फौजी, और कहीं ना कहीं चीन कशीदगी को बढ़ाने के लिए बज़िद नज़र आ रहा है। तो बेहद अहम खबर, लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं। हिंद चीन सरहद पर कशीदगी मामले से जुड़ी तमाम तर तफसीलात आपको दे रहे हैं, और एलएसी पर लगातार चीनी फौज की इश्तियाल अंगेजी जारी है। ताज़ा कशीदगी के बाद चीनी फौजी हनूज सरहद के करीब हैं।